अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आज मैं आपके लिए केस नंबर 35 है, क्योंकि पिछले हमने जो केस मैंने किया था आपके साथ वो 34 तक था, है ना। 4 केसेस थे इकट्ठे एक्यूट पेनक्रेटाइटिस के, तो मैंने सोचा कि ये वाला आपको इस वक्त कर दूँ। ये भी मैंने FCPS पार्ट 2 के प्रीवियस पेपर में हल किया था, यानी कि मेरे पास इतना मोटा सा वो थद्दा रखा हुआ है जो मैंने खुद लिखे थे बैठ के ना सारे पेपर्स, और इतने मुझे मज़ा आता है मैं निकाल के देखती हूँ उनको। तो फिर जाहिर बात है कि दुनिया कितनी एडवांस हो चुकी है, मेडिकल की कितनी एडवांसेस हो चुकी हैं। तो मैं अब नई किताबों का ऐड करके फिर आपको बताती हूँ ना, उस वक्त का नहीं मैंने अपडेट किया हुआ होता है जो लेटेस्ट एडिशन से मैंने पढ़ा है, ठीक है। तो आज हम फिर देखते हैं केस नंबर 35। उससे पहले मैं आपसे वही रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ आप ना कमेंट ज़रूर लिखें। लास्ट वाले जो केस था एक्यूट पेनक्रेटाइटिस का, सिर्फ एक किसी ने मुझे कमेंट लिखा है। इतनी मुझे उसको पढ़ के खुशी हुई है, और मैं आपको बता नहीं सकती, क्योंकि मेरे लिए थोड़ा सा ना ये एनकरेजमेंट होती है। मतलब मेरे लिए यही रिवॉर्ड है कि आप उसको मुझ तक पहुंचा दें कि हाँ आपको ना कोई उससे फ़ायदा हुआ, आपको अच्छा लग रहा है या नहीं, मुझे भी तो पता चलना। तो फिर मेरा हौसला बढ़ता है। हर दफ़ा मैं आपसे कहती हूँ, अगर मेरा चैनल आपको अच्छा लग रहा है, कुछ हेल्पफुल है, तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब भी कर लें, दूसरे अपने जो कोलीग्स हैं उनको भी बताइए, ठीक है। तो केस नंबर 35 हम कर लेते हैं। केस देखें, ये केस है लॉयर by profession, ages 52 years, consulted his physician for recent weight loss and anorexia. Only a week ago, he was told by his friend that his eyes were yellow. On further questioning, he recalls that his stools were pale. On examination, he was pale, jaundiced, and slightly wasted. Abdominal examination revealed a liver, one finger palpable, and a just palpable gallbladder. Investigations showed hemoglobin 10.2 gram per deciliter, ESR 62 millimeter in first hour, WBC 8900, bilirubin 8.9 milligram per deciliter, conjugated 7.8 milligram per deciliter, alkaline phosphatase 620 units, यानी कि बहुत बड़ा हुआ, SGOT 70, SGPT 90, ये भी सब थोड़े थोड़े बड़े हैं। अब देखें इसमें ना, आप इसमें डायग्नोसिस एक साफ नज़र आ रही है। अब एज इन्होंने 52 बता दी, और बताया रिसेंट वेट लॉस हो रहा है और एनोरेक्सिया, ठीक है। तो अब ये मैलिग्नेंसी की तरफ तो वैसे ही एज और वेट लॉस एनोरेक्सिया आपके दिमाग में आना चाहिए कि हो सकता है ये चीज़ ना हो। ओनली अ वीक अगो ही वाज टोल्ड बाय हिज फ्रेंड, यानी कि वो काम कर रहा है, उस वक्त इतनी जनरल कंडीशन ख़राब नहीं है उसकी, तो उसके दोस्त ने कहा कि तुम्हारी आंखें येलो हो रही हैं, ठीक है। तो फिर वो कहता है कि स्टूल पेल है। अब येलो आइज पेल स्टूल, ये ऑब्स्ट्रक्शन की तरफ इशारा कर रहे हैं, है ना। फिर ऑन एग्जामिनेशन ही वाज पेल, जॉन्डिस्ड एंड स्लाइटली वेस्टेड, ये भी आपको पता चल गया। एब्डोमिनल एग्जामिनेशन रिवील द लिवर, वन फिंगर पैल्पेबल है वो, और जस्ट पैल्पेबल गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर जब भी आपको पैल्पेबल मिल जाए ना, तो वो तो कॉर्वोइजर साइन होता है ना पॉजिटिव, तो वो इशारा कर रहा होता है कि ये कार्सिनोमा है। इन्वेस्टिगेशन अब बता रहे हैं कि उसको देखें हीमोग्लोबिन कितनी कम है, ESR बढ़ा हुआ है, WBC सही है, बिलिरुबिन कितनी बढ़ी हुई है, 8.9 है, कॉन्जुगेटेड बढ़ी हुई है 7.8, अल्कलाइन फॉस्फेटेज इतना बढ़ा हुआ है, यानी कि ऑब्स्ट्रक्टिव एलिमेंट है उसको, ठीक है। SGOT और SGPT भी बढ़े हुए थोड़े थोड़े से। अब उन्होंने पूछा व्हाट इज द डायग्नोसिस, इसी बेसिस पे आपसे एक डायग्नोसिस उन्होंने पूछी, क्योंकि पक्का पक्का यहाँ पे डायग्नोसिस बन रही कार्सिनोमा पैनक्रियास की, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफरेंशियल डायग्नोसिस। तो आपको डिफरेंशियल भी आनी चाहिए, सारी बात है कि बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, सिर्फ एक अगर आपने जहन में सोच भी लिया तो भाई आपको कुछ और भी निकल सकता है उसमें जब आप इन्वेस्टिगेट करेंगे। व्हाट फर्दर टेस्ट आर नीडेड, जाहिर बात है टेस्ट जब कराएंगे तभी तो पता चलेगा ना। क्वेश्चन 4 हाउ वुड यू मैनेज दिस केस, ठीक है। तो एक एक करके देख लेते हैं। आंसर तो पहला हो गया डायग्नोसिस कार्सिनोमा ऑफ हेड ऑफ पैनक्रियास। As this elderly male has obstructive jaundice, weight loss with raised alkaline phosphatase and bilirubin with positive Courvoisier sign, palpable gallbladder, indicating carcinoma of head of pancreas. ठीक है। Carcinoma including head of pancreas, ampulla of Vetter, distal common bile duct and duodenum are considered together because they are indistinguishable clinically. तो clinically इसको कहीं का भी कैंसर हो सकता है। देखें ये सारे के सारे जो मतलब पोर्टा हेपेटिस के पार्ट में हो रहे होते हैं ना,
कैंसर जिसमें एम्पुला ऑफ वेटर भी आ गया, डिस्टल कॉमन बाइल डक्ट जो वो ड्यूडिनम में खुल रही है या ड्यूडिनम में भी हो, तो वो सब इसी तरह से प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। यानी कि जॉन्डिस और ऑब्स्ट्रक्टिव एलिमेंट, ठीक है। रिस्क फैक्टर्स, अब जितना देखिए एल्कलाइन फॉस्फेटेज बढ़ता जाएगा वो होगी तो फिर उसको जो है ना इचिंग भी पेशेंट को हो सकती है। रिस्क फैक्टर्स क्या है? एज अबव 70 रिस्क फैक्टर होता है, इसमें तो खैर 50 बताया गया। ओबेसिटी, अगर ओबीस होगा तो ज़्यादा खतरा है। टोबैको स्मोकिंग उससे भी रिलेटेड है। क्रॉनिक पैनक्रियाटाइटिस हमने पढ़ा, अच्छा हमने तो एक्यूट किया था, तो क्रॉनिक पैनक्रियाटाइटिस भी जो है वो अगर बार बार हो रहा हो तो इट कैन लीड टू कार्सिनोमा ऑफ द पैनक्रियास, और फैमिली हिस्ट्री अगर हो तो जेनेटिकली। अब डिफरेंशियल डायग्नोसिस देखें। अभी जैसा कि मैंने बताया आपको कि डिस्टल कॉमन बाइल डक्ट यानी कि कार्सिनोमा ऑफ एम्पुला ऑफ वेटर जहाँ पे वो खुल रही है, किसके साथ? पैनक्रियाटिक डक्ट के साथ। एम्पुला ऑफ वेटर में दोनों आते हैं, फिर ड्यूडेनम के सेकंड पार्ट में खुलते हैं। नंबर 2 डिस्टल कॉमन बाइल डक्ट कार्सिनोमा यानी कि कोलेंजियोकार्सिनोमा। फिर नंबर 3 कार्सिनोमा ड्यूडेनम, तो हो सकता है कि ड्यूडेनम में हो गया और वहाँ से ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा हो उसको। बिलियरी स्ट्रक्चर में भी हो सकता है, यानी कि ये सीए नहीं है लेकिन बिलियरी स्ट्रक्चर में भी यही प्रेजेंटेशन होगी। कोलिडोकोलिथियासिस यानी कि बाइल डक्ट में स्टोन आके अगर फंस जाए ना तो वो भी इसी तरह करता है। तो आप ये देखें कि कोलिडोकोलिथियासिस, तो अगर आप स्टोन उसमें से निकाल देंगे बाइल डक्ट में से तो ये रिवर्स हो जाएगा सब कुछ। तो कितना ज़रूरी है इसको सही से इन्वेस्टिगेट करना, क्योंकि हो सकता है कि उसको कैंसर ना हो, उसको स्ट्रक्चर हो, कोलिडोकोलिथियासिस हो, तो ये आसानी से फिर आप इसको रिवर्ट भी हो सकता है ना। अब थर्ड उन्होंने पूछा इन्वेस्टिगेशन क्या करेंगे, तो जाहिर बात है कि सबसे पहले तो आप अल्ट्रासाउंड करा के देख लेंगे, उसी में आपको एक मास मिल जाएगा उसमें पैनक्रियास में, ठीक है। फिर दूसरा है ड्यूल फेस कंट्रास्ट इनहैंस कंप्यूटेड टोमोग्राम एब्डोमेन इज द मॉडलिटी ऑफ चॉइस है। पहले आपने वो करा लिया, फिर आप सीटी स्कैन मोर प्रिफरेबल देन अल्ट्रासाउंड, लेकिन जाहिर बात है कि पहले तो अल्ट्रासाउंड ही कराएंगे आप। It helps determine resectability by providing information on the involvement of important vascular structures such as celiac axis, superior mesenteric and portal vessels. इन सबको मैं वहाँ तो नहीं जा चुका, ये सारी चीज़ें आपको ज़ाहिर अल्ट्रासाउंड में तो नहीं पता चल रही, आपने सीटी स्कैन तो फिर कराना ही कराना ना इन चीज़ों को देखने के लिए। फिर आप कराएंगे ERCP यानी एंडोस्कोपिक रिट्रोग्रेड कोलेंजियोपेनक्रियाटोग्राफी, especially when ultrasound and CT fail to show a mass lesion. may show either stricture or obstruction in either the pancreatic or common bile duct. तो हो सकता है कि मास उसमें नजर ही नहीं आया, सिर्फ स्ट्रक्चर नजर आ रहा हो आपको कॉमन बाइल डक्ट में या उसमें। फिफ्थ आप कराएंगे साइटोलॉजी और ब्रशिंग फ्रॉम स्ट्रक्चर थ्रू ERCP। ERCP के थ्रू ही आप साइटोलॉजी वगैरह ले लीजिए। सिक्स्थ है एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड फॉर स्मॉल लीजन्स लेस देन 2 to 3 centimeters in diameter and for staging. स्टेजिंग भी आप करेंगे ना कि भाई रिजेक्टेबल है ट्यूमर या नहीं है, उसके ऊपर बेस करेगा आपका ट्रीटमेंट प्लान। फिर मतलब अल्ट्रासाउंड एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड जो आप करेंगे ना, तो गाइडेड फाइन नीडल एस्पिरेशन फॉर साइटोलॉजी टू कंफर्म डायग्नोसिस, तो उससे आपकी साइटोलॉजी से कंफर्म हो जाएगी। नंबर 8 MRCP मतलब ये कि मैग्नेटिक रेजोनेंस कोलेंजियोपेनक्रियाटोग्राफी, उसमें इट डज नॉट रिक्वायर कंट्रास्ट इंजेक्शन व्हेन कैनुलेशन ऑफ द पैनक्रियाटिक डक्ट बाय ERCP इज अनसक्सेसफुल और मे बी डिफिकल्ट, क्योंकि ERCP भी हमने पढ़ा था ना कि एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस प्रेसिपिटेट कर सकता है ERCP पोस्ट ERCP। तो अगर कैनुलेशन उसमें डिफिकल्ट हो रही है और तो फिर आप MRCP कर लें। नंबर 9 पेट स्कैन आप कराएंगे यानी कि पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी with 5-fluoro-2-deoxyglucose FDG PET may be useful for excluding occult distal metastasis with localized disease. Localized disease है लेकिन आपने CT भी कराया, वो भी कराया, लेकिन आपको कोई मेटास्टेसिस नहीं दिखाई दिया, आपको बिल्कुल कंफर्म करना है तो आप PET स्कैन करा सकते हैं। नंबर 10 सीरम मार्कर कराएं CA19-9 हाई लेवल इंडिकेट इनऑपरेबल डिजीज पुअर प्रोग्नोसिस, ठीक है, अगर ये बढ़ा हुआ है कार्सिनो एंटीजन। 11 टिश्यू डायग्नोसिस इन साइटोलॉजी, जो आपने एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड से आपने ब्रशिंग ली थी, साइटोलॉजी की थी, और जो आपने वो किया था एस्पिरेट, उसकी आप बायोप्सी कर ली या टिश्यू। 4 अब आ गया मैनेजमेंट यानी कि मैनेजमेंट ऑफ पैनक्रियाटिक कैंसर, ठीक है।
तो पैनक्रियाटिक कैंसर हैज अ पुअर प्रोग्नोसिस, वही बात है. द वैल्यू ऑफ डिटेल्ड क्लिनिकल स्टेजिंग इज लिमिटेड. The most clinically relevant distinction to make is between patients with disease that may be resected with curative intent and those with advanced disease in whom treatment is palliative. मतलब ये कि आपको करना तो ज़रूरी है ना स्टेजिंग, कि आप पेशेंट को काउंसिल कैसे करेंगे. अगर वो 4th स्टेज में मेटास्टेसिस हो गई है, लिम्फ नोड में फैल गया, सीलिएक एक्सिस में चला गया, सुपीरियर मेसेंट्रिक वेसल वगैरह वगैरह, तो फिर इनऑपरेबल है ना. तो आपको पता होना चाहिए आपने क्या किस तरह से उसको प्लान करना है. अगर इनिशियल स्टेज में आपने कर लिया है तो आप उसको क्यूरेटिव सर्जरी से और फिर उसके बाद कीमोथेरेपी से वो उसका ट्रीटमेंट होता है. तो हम आगे देख लेते हैं. अब स्टेजिंग आप कैसे करेंगे पैनक्रियाटिक कैंसर की. स्टेज 1 क्या होता है, ये TNM क्लासिफिकेशन है, यानी कि ट्यूमर, लिम्फ नोड और मेटास्टेसिस के ऊपर. तो लोकलाइज्ड और रिजेक्टेबल सिर्फ फर्स्ट स्टेज होती है. ठीक है, स्टेज 1, T1 या T2, M0, M0. अब T1 क्या है, ट्यूमर लिमिटेड टू पैनक्रियास लेस देन या 2 सेंटीमीटर के बराबर. T2 क्या है, ट्यूमर लिमिटेड टू पैनक्रियास मोर देन 2 सेंटीमीटर. इस पे भी आप कर सकते हैं बशर्ते कि लिम्फ नोड में ना गया हो और डिस्टेंट मेटास्टेसिस नहीं हो. ये स्टेज 1 है, लोकलाइज्ड डिजीज है, इसमें आप सर्जरी कर सकते हैं. T3 क्या होता है, अब लोकली एडवांस डिजीज को हम कहते हैं 3, सॉरी पहले स्टेज 2 देख लें. T3 तक भी जो है ना लोकलाइज्ड रिजेक्टेबल होती है. उसमें ट्यूमर अगर एक्सटेंड कर गया पैनक्रियास से बट विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ सीलिएक एक्सिस और सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी, ये T3 होता है. उसके साथ नो लिम्फ नोड, नो डिस्टेंट मेटास्टेसिस. ठीक है, और T1 to T3 एंड 1 पे भी आप फिर भी रिजेक्ट कर सकते हैं उसको, लिम्फ नोड्स को भी डायसेक्ट कर दीजिए और कोई डिस्टेंट मेटास्टेसिस नहीं हो. ये स्टेज 2 है. लोकली एडवांस डिजीज क्या होगी, स्टेज 3 हो जाती है. फिर वो T4 आ जाता है. T4 से क्या मतलब है, ट्यूमर इन्वॉल्व सीलिएक एक्सिस और द सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी, अनरिजेक्टेबल प्राइमरी ट्यूमर, और उसके साथ लिम्फ नोड कोई सा भी हो गया, यानी कि N0 है या उसमें भी आ गया लिम्फ नोड में, लेकिन मेटास्टेसिस 0 होनी चाहिए. ठीक है, डिस्टेंट. अब स्टेज 4 क्या है, मेटास्टेटिक कार्सिनोमा है. ठीक है, इसको क्या कहेंगे आप T4 तो मैंने बता दिया ना, T4 तो पहले ही हो गया था कि वो सीलिएक एक्सिस ऑफ सुपीरियर मेसेंट्रिक अनरिजेक्टेबल प्राइमरी ट्यूमर हो गया. उसके साथ जो है ना एनी काइंड ऑफ T और लिम्फ नोड एनी, यानी कि कोई से भी लिम्फ नोड, और M1 भी आ चुका है उसमें. ठीक है, तो ये स्टेज 4 हो गया, इनऑपरेबल ट्यूमर हो गया ये. और इसमें क्या लिखा है, मॉडिफाइड फ्रॉम ग्रीन पेज विद परमिशन. ऑपरेबल डिजीज, सबसे पहले अगर आपको ये आ गया है कि स्टेज 1 या 2 की डिजीज है, लोकल डिजीज स्टेज 1 एंड 2 विद एक्सक्लूजन ऑफ डिसमेटास्टेसिस, complete surgical resection is advised, only possible in 10 to 15% of the cases. क्योंकि इतनी देर हो चुकी होती है जब पेशेंट आता है कंप्लेंट के साथ, तो सिर्फ 10 to 15% ऐसे होते हैं जिनका स्टेज 1 या 2 में डायग्नोज होता है. ठीक है, 5 year सर्वाइवल इज 20%. फिर भी देखें 5 year सर्वाइवल कितना बेहतर है अगर आप टोटली रिजेक्ट कर देंगे और उसके बाद कीमोथेरेपी भी दे देंगे. 20% है. Surgery is preceded by laparoscopy to exclude peritoneal metastasis not seen on other staging investigation. यानी कि CT स्कैन में और इन सब में नहीं आया तो आप लेप्रोस्कोपी करके एक्सक्लूड कर लें कि पेरिटोनियम में कोई उसकी लिम्फ नोड की मतलब कोई मेटास्टेसिस ना हो. Surgery of choice for pancreatic head tumor is pylorus preserving pancreatoduodenectomy, यानी पेनक्रियास का हेड और वो पार्ट, सेकंड पार्ट जहाँ पे खुल रहा है वो डक्ट पेनक्रियास की, उसकी जुजुनेक्टमी. मॉडिफाइड विपल्स प्रोसीजर कहते हैं इसको, स्टैंडर्ड प्रोसीजर. ठीक है, इट इन्वॉल्व्स रिजेक्शन ऑफ पेनक्रियाटिक हेड, जियोजेनम, फर्स्ट 15 centimeters of jejunum, common bile duct, gallbladder and partial gastrectomy with the pancreatic and biliary anastomosis placed 45 to 60 centimeters proximal to the gastrojejunectomy. For tumors involving body and tail include distal pancreatectomy and splenectomy. ठीक है, तो हेड ऑफ
पेनक्रियाज का अगर कैंसर है ना तो उसमें आपने कितनी चीज़ें निकालनी है। अब देखें, अब जाहिर बात है कि पेनक्रियाटिक डक्ट बाइल डक्ट के साथ मिलके एम्प्यूलर वेटर में जहाँ स्फिंक्टर ऑफ ओडाई लगा हुआ है, सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम में खुल रहा है, तो वो तो सब जगह इन्वॉल्व हो गया है। तो आपने क्या क्या निकाल देना ये ना विपिल्स प्रोसीजर होता है। तो आपने पेनक्रियाटिक है जियोजेनम, इसकी आपको पता होना चाहिए ना कि भाई जाहिर पर पेनक्रियाटिक डक्ट तो उसके साथ खुल रही है ना कॉमन बाइल डक्ट के, तो वो भी इन्वॉल्व होगी। तो आप जियोजेनम भी निकाल देंगे, पेनक्रियाटिक हेड भी निकाल देंगे, फर्स्ट 15 सेंटीमीटर ऑफ जियोजेनम, कॉमन बाइल डक्ट, गॉल ब्लैडर, पार्शियल गैस्ट्रेक्टमी भी कर देंगे विद द पेनक्रियाटिक एंड बिलियरी एनास्टोमोसिस, ब्लू एंड वाइट जो जो भी होती है मेरा हाल है। और फिर अगर जो है डिस्टल पेनक्रियाज में है तो पेनक्रियाटेक्टमी करेंगे और उसके साथ स्क्रीन भी निकालेंगे, ठीक है। तो ये विपिल्स प्रोसीजर। अब मुझे याद आ रहा है जब ना मैंने MBBS किया था, खैर सर्जरी मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था, बहुत मुझे मजा आता था सर्जरी में सर्जरी तो बड़ा मेरा, मैं दिल लगा के पढ़ती हूँ ना सर्जरी, आसान भी बहुत है सर्जरी, जो समझ नहीं आ रहा बस खोल के देख लिया, लेप्रोटमी करके ले गए। और मेडिसिन में ऐसा नहीं कर सकते ना, उनके खोल के देखने क्या हो रहा है, आपको पूरा दिमाग में सोचना होता है कि ये हो रहा होगा। तो मैंने फिर MBBS के फ़ौरन बाद ना मैंने जॉब कर ली थी, 7-8 साल मैं करती रही वहाँ, 5.5 साल तो मैंने किया है OMI हॉस्पिटल। वहाँ पे ना सर्जन मुमताज़ महल होते थे, क्या ज़बरदस्त, मैं कह रही हूँ सर्जन है ना, विपिल्स प्रोसीजर वो करते थे इतना नीट, और पेशेंट मतलब उठ के बैठ गया और पोस्ट ऑपरेटिव, और उसका सोचे ये किया तुमने विपिल्स प्रोसीजर नीट सर्जरी, मतलब सर्जरी मैंने हमें इतनी अपॉर्चुनिटी मिली थी कि OT में भी जाके हमने कुछ दिन ना हमें वहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेटर थे उन्होंने कहा था कि आप रोज अंदर जाके देखा करना। तो ऐसे मुझे आई वॉज फॉर्चुनेट इनफ टू असिस्ट दिस टाइप ऑफ सर्जरी विद मुमताज़ महल। कभी वो तो एक इंसिजन लगाते हैं ना, उसके साथ क्वार्टरी एक ब्लड का ड्रॉप इधर से उधर नहीं होता, इतनी नीट, इतनी अच्छी, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत बहुत नीट आता है, वेरी क्या कहना चाहिए मुझे, बहुत अच्छे सर्जन। अच्छा, एडजुवेंट कीमोथेरेपी कंप्राइजिंग 6 साइकिल्स ऑफ जेमसिटाबीन इज अ कॉमन प्रैक्टिस। अब देखें, इसके बाद आपने एडजुवेंट कीमोथेरेपी भी देनी है, 6 साइकिल्स देने हैं जेमसिटाबीन के। एडजुवेंट 5 फ्लोरोयूरेसिल बेस्ड कीमोथेरेपी विद जेमसिटाबीन बिफोर एंड आफ्टर रेडियोथेरेपी इज यूज्ड फॉर बल्की ट्यूमर्स। एक दफा ना मुमताज़ महल ने, सर्जन मुमताज़ महल ने किया था, गैस्ट्रिक कार्सिनोमा था एक पेशेंट को, उसकी उन्होंने टोटल गैस्ट्रेक्टमी और क्या क्या किया हुआ था उसका वो पेशेंट। फिर ना मैंने उन्होंने कहा था कि रेडियोथेरेपी के लिए ना जो रेडियो ऑन्कोलॉजिस्ट उनको बुला लीजिएगा, तो मैंने फ़ोन किया था, तो वो आए और मैं उनको कमरे में राउंड कराने जब ले गई तो वो आराम से बैठ के ना चाय पी रहे थे, उनको यकीन ही नहीं आया कि ना इसकी सर्जरी हो चुकी है जबरदस्त सर्जरी। तो देखिए इनऑपरेबल डिजीज, अब देख लो 60% of the patients have metastasis and locally advanced disease. Debulking surgery or partial resection have no role. चाहे आप कुछ भी नहीं कर सकते। एडवांस डिजीज देखें 60% में होती है, 20% ही वो खुश नसीब होते हैं जो फर्स्ट सेकेंड स्टेज में आते हैं, ठीक है, तो वो तो फिर कुछ नहीं कर सकती। मैनी पेशेंट हाउएवर इम्प्रूव फ्रॉम एंडोस्कोपिक बिलियरी और जियोजेनल स्टैंटिंग एंड सम फ्रॉम नर्व प्लेक्सस ब्लॉक्स और एब्लेशन, क्योंकि बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है, ठीक है, और जो ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है चाहे हेड ऑफ पेनक्रियास की वजह में जो ऑब्स्ट्रक्शन है उसको आप बाईपास कर सकते हैं। ये सिर्फ पैलिएटिव प्रोसीजर होता है ना कि ERCP करके एंडोस्कोपिक स्टेंट डाल दें बिलियरी स्ट्रक्चर या जहाँ पे भी ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है, तो पेशेंट जो है ना थोड़े दिन तक कंफर्टेबल हो जाता है। ऐसा मैंने मेरे हॉस्पिटल में पेशेंट एडमिट थी मेरे अंडर केयर ICU में, और उसको पेनक्रियाटिक कैंसर था और बिल्कुल एंड स्टेज, यानी कि कुछ नहीं हो सकता था ना, सर्जरी वर्जरी की स्टेज से वो सब कुछ सर्जरी, तो उसको स्टेंटिंग की थी फिर, लेकिन फिर वो भी कितने दिन चलेगी ना, और
Chemotherapy with deoxycytidine analog given as single agent gemcitabine 1000 mg per meter square weekly for 7 weeks, followed by 1 week rest weekly for 3 weeks, every 4 weeks thereafter. Median survival is 6 months. देखें कितना कम है. With a 12-month survival is only 18%. तो ये जो चीज़ें हैं ना, मतलब सर्वाइवल कितना है, किस चीज़ में, मतलब सर्जरी करेंगे तो इतना है, नहीं करेंगे तो कितना है, इनऑपरेबल है तो क्या है, ये सब जो है ना, अगर आपका केस आ गया ना ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस का, मतलब ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस क्या मतलब ये कि आप समझ रहे हैं CLD है या कुछ भी आपका आया, लॉन्ग केस की मैं बात कर रही हूँ, तो ये सारी चीज़ें ना आपसे पूछी जाएंगी फिर कि सर्वाइवल कितना है, किस स्टेज में आपने क्या करना है. तो बहुत थरली और उसको और से जो है ना पढ़ के फिर कॉन्सेंट्रेट करके अपने दिमाग में रखने की हमेशा कोशिश करें. एडवांस पैंक्रियाटिक कैंसर फॉर पेशेंट विद मेटास्टैटिक और लोकली एडवांस डिजीज सर्जरी हैज़ नो होप. ठीक है, अब तो कुछ कर ही नहीं सकते. सीलिएक एक्सिस में चला गया और सुपीरियर मेसेंट्रिक वेसल में पेरिटोनियल मेटास्टेसिस हो गई. Many patients, however, benefit from endoscopic biliary occlusional stenting and some patients from nerve plexus blocks or ablation. Chemotherapy with deoxycytidine analog gemcitabine 100 mg per meter square weekly for 7 days, followed by 1 week rest, then weekly for 3 weeks, every 4 weeks thereafter. 12-month survival is 18%. ठीक है, तो ये हमारा केस खत्म हो गया. रेफरेंसेस देख लें मैंने किससे लिया है. 20th एडिशन यानी कि जो लेटेस्ट एडिशन है हैरिसन्स प्रिंसिपल ऑफ इंटरनल मेडिसिन से, उसमें से मैंने लिया. एलिजाबेथ स्मिथ, डेविड कनिंगम, कैस्पर फॉसी, इन सब ने लिखा है. ठीक है, तो ये आपके पास इंफॉर्मेशन आ गई. अब मैं बताती हूँ आपके पास, जब आप जाहिर है अभी भी आप जाहिर बात है कि देख रहे होते होंगे अपने वार्ड में पेशेंट आ रहा है, फिर किस तरह आपने इन्वेस्टिगेट किया और उसको CA निकल आया. तो प्लीज़, जब जाहिर है कि कार्सिनोमा अगर रिजेक्टेबल होगा फर्स्ट और सेकंड स्टेज का, तो आप सर्जरी में रेफ़र करेंगे ना. मैं तो देखें, जब पेशेंट को इस तरह से रेफ़र करना पड़ता था ना, कहीं न्यूरोलॉजी में करना पड़ गया, कोई चीज़ आ गई ऐसी मोटर न्यूरॉन डिजीज़ आ गई, कुछ भी, तो न्यूरोलॉजी में, लेकिन मैं हमेशा जाके फिर देखती थी कि क्या हुआ है उसके साथ. ठीक है, उसको क्या कर रहे हैं, और उसकी सर्जरी अगर हो गई है तो उसको जाके मैंने वहाँ सर्जिकल यूनिट में भी मैं देखती थी. तो इसलिए ना फिर आपके जो पेशेंट आपने देखे हुए हैं उनके साथ आपने फाइल पढ़ी हुई है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो वो फिर आपको ना आपको याद रह जाते हैं, आप उसको कोरिलेट कर सकते हैं नेक्स्ट टाइम. और जितने हमारी एज ज़्यादा होती जाती है ना, हमें रट्टा लगाने की जो कैपेसिटी है ना, वो आहिस्ता आहिस्ता जो बच्चों में ज़्यादा होती है, मेमोराइजेशन उस कर सकते हैं बच्चे. फिर इवन आप लोग भी जो रेजिडेंट्स हैं, फ़ॉरन ही जो MBBS करके रेजिडेंसी कर रहे हैं, उनकी भी बहुत मेमोरी अच्छी होती है. लेकिन हम लोग जिस तरह एज होने लगती है ना, तो कोरिलेशन से मुझे चीज़ें याद रहती हैं. ठीक है, जो मैंने केस देखा हुआ था वो मुझे कभी नहीं भूलता. तो अगर आपने वो केस अच्छे से देखा हुआ होगा ना, तो आप वाकई कभी नहीं भूलेंगे और बहुत अच्छा आपका वाइब हो जाएगा. ठीक है, थैंक यू सो मच. और प्लीज़ ज़रूर कमेंट कीजिए. अच्छा, मैं देखती हूँ वो जो मैंने आपको बताया था कि किस तरह से FCPS 2 की तैयारी की जाए, किताबें कौन सी पढ़ी जाए, पास कैसे हुआ जाए, अच्छा फिजिशियन कैसे बना जाए. उसमें तो किसी ने, बहुत ही कम लोगों ने मुझे कमेंट किया, तो प्लीज़ उसको कुछ तो कमेंट कर देते. आप सुन लीजिए एक दफ़ा अगर आपने नहीं सुना है. अच्छा, दूसरे मैं आपसे ये बता रही हूँ कि वो मतलब उसमें ना फिर हर चीज़ को रिलेशन से आपको बहुत अच्छी याद रह सकती है. तो केसेस बहुत अच्छे से देखा करें ना, उसको फॉलो अप, उसको, और जो भी मीटिंग्स होती हैं ना, सेमिनार होते हैं. हमारी एक मॉर्निंग मीटिंग होती थी आराग ऑडिटोरियम, हमारा जॉ मेडिकल कॉलेज में है. तो वहाँ पे जो भी हमारा इस तरह से टाइम टेबल होता था कि हर वार्ड की बारी आती थी हर हफ्ते 9 से 10 बजे तक वो होती थी. सारे प्रोफेसर्स आते थे, सीनियर्स आते थे, रेजिडेंट्स होते थे, और एक रेजिडेंट जो है ना किसी भी वार्ड का वो प्रेजेंट करता था. तो वो बहुत हेल्पफुल होती है. तो हमेशा जो है ना इस तरह की आप जितने भी मीटिंग्स और केस डिस्कशंस ये होते हैं उसमें ज़रूर अटेंड किया कीजिए. ठीक है, ओके. हाँ, मैं अब याद आया मुझे, मैंने उसमें कहा था कि इंग्लिश जो है ना आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए. प्रेजेंट कीजिए केसेस अपने मतलब प्रोफेसर जब राउंड कर रहे हैं उनको प्रेजेंट कीजिए आप
सीनियर्स को, एसोसिएट प्रोफेसर वगैरह को, आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा और आपको प्रेजेंट भी करना आएगा सही तरीके से, क्योंकि इंग्लिश में प्रेजेंट करना ज़रूरी है FCPS 2 का इम्तहान पास करने के लिए। ठीक है, अपनी इंग्लिश सही करना है। तो इंग्लिश सही करने का मैंने आपको बताया था कि आप नेटफ्लिक्स में फिल्में देख सकते हैं, सबटाइटल। आप किताबें पढ़िए ना, इंग्लिश के नॉवेल्स पढ़िए, जो कुछ भी पढ़िए, किताबों के अलावा लाइजर टाइम पे अपने दूसरी चीज़ें आप पढ़िए, बुक्स जो आपको इंग्लिश की पसंद है, मैगजीन्स, न्यूज़पेपर। उसके साथ साथ ना लिखिए भी तो ना, लिखे भी तो, आपको आपके कैसे लिख रहे हैं, आपकी कॉम्प्रिहेंशन कैसी है। तो आप ज़रा कमेंट तो करें तो मैं देखूँ आप कैसे इंग्लिश लिख रहे हैं थोड़ा सा मैं वही देख लूँगी जो भी मुझे लिखते हैं बिल्कुल सही इंग्लिश लिखते हैं आप लोग माशाल्लाह से। तो आप कमेंट लिखेंगे तो वो भी पार्ट ऑफ योर प्रिपरेशन ही होगा। ठीक है, ऑल राइट, थैंक यू, दैट इज